गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 9 जून है तो हम लोग देखेंगे डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण और जनसत्ता से कौन प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है, साथ ही निबंध के टॉपिक को देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डिस्कशन करते हैं आज टॉपिक क्या रहेगा जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो न्यूनतम मजदूरी तय करने जा रही है सरकार। तो इसके लिए हम लोग बात करेंगे बैकग्राउंड में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 क्या होता है, भारत की न्यूनतम वेतन नीति क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। वेतन संहिता अधिनियम 2019 क्या है, फ्लोर वेज का निर्धारण कैसे की जाती है जिसके तहत वेतन निर्धारित किया जाता है। साथ ही अगले टॉपिक पर देखेंगे शपथ ग्रहण में शामिल होने वाले राष्ट्र प्रमुखों के साथ होगी मोदी की द्विपक्षीय वार्ता, अर्थात प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय वार्ता होगी। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है, भारत की पड़ोस नीति के दो रूप में निकटतम पड़ोसी और विस्तारित पड़ोस नीति क्या है, भारत के लिए नेबरहुड जो फर्स्ट पॉलिसी है उसकी महत्ता क्या है, चुनौतियाँ क्या है, सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। आगे हम न्यूज़ पर पढ़ेंगे तो भारतीय नौसेना में पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी अनामिका। तो इसके पीटी फैक्ट को हम देखेंगे। हरियाणा में बनेंगे 400 जलवायु स्मार्ट गांव, नहीं जलेगी पराली। तो ये स्मार्ट गांव कॉन्सेप्ट क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बाइडेन ने फ्रांस को पहला मित्र और अस्थायी सहयोगी बताया है। तो इसके वैश्विक परिप्रेक्ष्य क्या निकल कर सामने आएंगे, भारत के संबंध से क्या प्रभावित हो सकते हैं, सभी मामलों को हम देखेंगे। नेपाली संसद ने सौर गठबंधन से संबंधित समझौते की मंजूरी दी है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है, इसके सदस्य क्या है, कितने हैं, सभी पक्षों को हम देखेंगे। फिर शिवातेक लगातार 3 बार बनी लाल बजरी की मलिका। तो जो आपको लाल बजरी से संबंधित जो न्यूज़ है फ्रेंच ओपन, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। फिर ब्रिटेन में महाराष्ट्र, कर्नाटका, दिल्ली निवेश से सबसे अधिक आई है। तो एफडीआई निवेश की चर्चा हो रही है। हाल ही में 3 जून को आप लोगों को मैंने कवर किया था वैश्विक स्तर पर किन किन देशों सबसे ज़्यादा भारत में एफडीआई आ रही है। तो संबंधित आंकड़े को देखेंगे। और हिमालय में जलवायु परिवर्तन से विलुप्त हो रही यारसा गंबू जड़ी बूटी है, तो इसके संदर्भ को देखेंगे। जलवायु परिवर्तन क्या है, मामले सभी पक्षों को देखने का प्रयास करेंगे। महत्वपूर्ण रूप से यह चीज़ समझने का प्रयास करिएगा, आज के संपादकीय में राजनीतिक मुद्दे ज़्यादा दिए हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इसके संदर्भ को हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे हम चर्चा करें। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, युक्ति आइस को सपोर्ट कीजिए। आप इस बार कोड को स्कैन कर युक्ति आइस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में ऐप दिया रहता है जहां पर आप इससे संबंधित बहुत से टेस्ट आप फ्री दे सकते हैं। बहुत से टेस्ट आपको वहां पर ऑर्गेनाइज कराई जा रही है। फिर उसके बाद टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली MCQ सीरीज चलाया जाता है, क्विज चलाया जाता है। तो आप निर्धारित समय के साथ यहाँ पर MCQ कर सकते हैं। वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.yuktiais.in। और सब्सक्राइब जब कीजिएगा साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक। चलिए बिना समय गवाए हुए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है न्यूज़ में। आज सबसे पहले न्यूज़ में हम चर्चा करें तो ध्यान रखिएगा, 1 सेकेंड। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आज के प्रथम टॉपिक पर। न्यूनतम मजदूरी तय करने जा रही है केंद्र सरकार। तो इसके परिप्रेक्ष्य को देखेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना है, असंगठित सेक्टर की बात हो रही है, गिग इकोनॉमी की बात हो रही है, जहां पर श्रमिकों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। जहां पर केंद्र सरकार क्या कर रहा है कि सरकार ने न्यूनतम मजदूरी का एक फ्लोर लेवल न्यूनतम मजदूरी की सीमा तय करने जा रही है, अर्थात पहले जो सीमा थी उसके सीमा में बढ़ोतरी करेगी। तो इसके संदर्भ में हम बात करेंगे कि यह क्या लाभ दे सकता है। और गिग इकोनॉमी कहते हैं जो असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं। और ध्यान रखिएगा, श्रम मंत्रालय इसके तहत आंकड़े जो इकट्ठा की है न्यूनतम मजदूरी तय करेगी। न्यूनतम मजदूरी ध्यान रखिएगा लगभग 50 करोड़ असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को लाभ मिल सकता है। और ध्यान रखिएगा इसके तहत 400 रुपये का जो न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन जो घोषणा की थी लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने तो की थी, तो इसी संदर्भ में बातें उभर कर सामने आ रही है। तो क्या हम 400 रुपया पर डे के हिसाब से अगर करें तो यह 30 दिन की बात हो रही है, तो आपको कितना हो गया, 12,000 रुपया कम से कम न्यूनतम मजदूरी का। अभी वर्तमान में कितना है, 7,000 से लेकर 12,000 रुपये प्रति माह है। तो 12,000 से अब आंकड़े अधिक होंगे। न्यूनतम मजदूरी अगर 12,000 कर दिया जाता है तो एक औसत अनुपात हो सकता है 12 से 18,000 रुपये न्यूनतम मजदूरी तय की जा सकती है। अब ध्यान रखिएगा, दिल्ली में गैर कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन कितना है, 7,200 रुपया प्रति माह है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, प्रत्येक राज्य अपने स्तर पर भी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित
करती है। मनरेगा भी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित होता है। तो इससे पहले 2017 में केंद्र सरकार ने न्यूनतम मजदूरी का फ्लोर लेवल अपडेट किया था, जो मात्र 176 रुपये प्रतिदिन था। अर्थात हम कहें बात 176 रुपये प्रतिदिन कब, 2017 के आंकड़े के अनुसार। तो इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। आगे अपडेट हम करें तो न्यूनतम मजदूरी के संदर्भ में बात की जाएगी। तो न्यूनतम मजदूरी नीति क्या है, वेतन संहिता 2019 क्या है, जिसमें बातें की गई थी। संहिता के उद्देश्य ध्यान रखिएगा, पुराने और प्रचलित श्रम कानूनों को अधिक जवाबदेही और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से क्या किए, न्यूनतम मजदूरी और श्रम सुधारों को शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया था। इसी के तहत वेतन संहिता 2019 आया। वेतन संहिता सभी कर्मचारी को क्या करता है, न्यूनतम वेतन और वेतन से संबंध में भुगतान के प्रावधानों को सार्वभौमिक बनाता है और प्रत्येक कर्मचारियों के लिए निर्वाह का अधिकार, अर्थात निर्वाह इतना पैसा उसके पास हो, इतना पैसा हो कि वो अपनी ज़िंदगी को निर्वाह कर सके। और यहाँ पर ध्यान रखिए, निर्वाह का मतलब न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति से होती है। न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति से, जिसमें हम रोटी की बात करते हैं, कपड़ा की बात करते हैं और मकान की बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, यह क्या करता है, इतनी आवश्यकता देगी जिससे आप इन तीनों की बेसिक नीड्स को पूरा कर सके, निर्वाह कर सके। यहाँ पर लग्जरियस लाइफ की बात नहीं होती है, या हम उन्नत लाइफ की बात नहीं करेंगे, या हम इस संदर्भ में इसे देखने का प्रयास करेंगे। क्लियर है। इसमें न्यूनतम मजदूरी विधायी संरक्षण को मजबूत करती है, जो है वेतन संहिता 2019। इसके अतिरिक्त हम बात करें, ध्यान रखिएगा, इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए, केंद्र सरकार को श्रमिकों के जीवन के स्तर में ध्यान रखते हुए फ्लोर वेज एक कॉन्सेप्ट निर्धारित करने का अधिकार देता है। कौन सा अधिनियम, 2019 का अधिनियम। फ्लोर वेज विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में अलग अलग फ्लोर वेज निर्धारित किया, अर्थात क्षेत्र के हिसाब से, कि मान लीजिए भारत का नक्शा अगर इस तरीके का है, भारत का नक्शा इस तरह, तो पूर्वोत्तर में अलग फ्लोर वेज हो सकता है, आपको जम्मू कश्मीर वाले रीजन में अलग हो सकता है। इसी तरह से प्रत्येक राज्य का अपना अपना, या रीजन की हम बात करें, आपको रीजन का, राज्यों के हिसाब से जितनी आपूर्ति होगी, सेवा मांग होगी, सेवा की आपूर्ति के आधार पर और उपभोक्ता के खरीद मूल्य के आधार पर इसे फ्लोर वेज निर्धारित किया जाता है। इसे ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा श्रमिक को दी जाने न्यूनतम मजदूरी निर्धारित फ्लोर वेज से अधिक होनी चाहिए। अर्थात न्यूनतम मजदूरी क्या होगी, न्यूनतम मजदूरी क्या होगी, इसे इंपॉर्टेंट रूप से आपसे प्रश्न, जब आपसे इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जाएगा न्यूनतम मजदूरी कितनी है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर फ्लोर वेज की चर्चा जरूर होगी, फ्लोर वेज से अधिक होगी। अर्थात फ्लोर वेज कितना 7,000 से लेकर 12,000 है, तो आप इससे अधिक देंगे, अर्थात 12 से अधिक देंगे, 12,000 से अधिक देंगे। यहाँ पर चर्चा होनी आवश्यकता, आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। इस बीच में आपकी न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए, इसे समझने की आवश्यकता होगी आप लोगों को। इसके अतिरिक्त हम बात करें, यह जो कानून लाया गया, जो वेतन संहिता के नाम से जाना जाता है, यह 4 कानूनों का स्थान लेती है। जैसे वेतन भुगतान अधिनियम 1936 की बात हो, न्यूनतम वेतन अधिनियम या न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की बात होती है, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के तहत इसका संशोधन करके एक नया फ्लोर वेज कॉन्सेप्ट को लाता है, जिसके आधार पर वेतन संहिता निर्धारित होती है और इसी के आधार पर वर्तमान में पैसे दिए जा रहे हैं, न्यूनतम मजदूरी। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि फ्लोर वेज का निर्धारण हम कैसे करेंगे। तो 2019 में फ्लोर वेज का अवधारणा को लेकर जो केंद्र और सरकारों और श्रमिकों के न्यूनतम जीवन स्तर को ध्यान में रखती है, अर्थात किसी के न्यूनतम जो है जीवन स्तर क्या हो सकता है, उसके लिए आवश्यकता क्या हो सकती है, इसको ध्यान में रखा जाता है। जिसमें हम रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं, इसको समझने की आवश्यकता, डेली बेसिस पे उसके नीड्स की क्या है, उसकी आवश्यकता होती है, स्वास्थ्य संबंधी उसकी क्या खर्च होगी, इस सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। अब इस फ्लोर वेज एक बेस लाइन है, ध्यान रखिए, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है फ्लोर वेज क्या है, तो एक बेस लाइन वेज है जिसमें खर्च की बात होती है, जिसके नीचे राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी तय नहीं कर सकती। आप लोग एमएसपी का नाम सुने होंगे। एमएसपी में क्या करता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, अर्थात इससे नीचे का मूल्य पर वस्तुएं नहीं खरीदी जा सकती, खाद्य वस्तुएं नहीं खरीदी जा सकती। वैसे ही इससे नीचे आपको बेस लाइन क्रिएट कर दिया गया है, उससे नीचे वेतन आपको नहीं तय कर सकती है राज्य सरकार है, केंद्र सरकार की कोई भी एजेंसी, राज्य सरकार की कोई भी एजेंसी। अगर वेतन संहिता विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए अलग अलग फ्लोर वेज निर्धारित करती है, अनुमति इससे उन क्षेत्रों में पूंजी के पलायन का भय उत्पन्न हो जाता है जहाँ मजदूरी अधिक होती है। इसको इस संदर्भ में समझ सकते हैं, जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, 1 सेकेंड मुझे समय दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए वेज महाराष्ट्र में पर आपको 18,000 रुपया मिल रहा है मासिक रूप से, फिर आपको गोवा में जाइए, यहाँ पर मान लीजिए 20,000 मिल रहा है,
और गुजरात में जाइए आपको 22,000 मिल रहा है, मान के चलिए पर मासिक बात हो रही है। तो बिहार यूपी में अगर आपको 10,000 12,000 मिल रहा है मासिक वेतन, न्यूनतम वेतन, तो क्या लगता है कि यूपी बिहार के श्रमिक गुजरात महाराष्ट्र गोवा जैसे राज्यों में पलायन नहीं करेंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट है फ्लोर वेज का नकारात्मक पक्ष अगर पूछा जाए आपसे कि इसका नकारात्मक स्वरूप क्या है, तो यह क्या करता है, आपको श्रमिकों का ड्रेन कर देता है अन्य राज्यों में। इसलिए आप विवाद के तौर पर जब भी बात करेंगे ना कि पलायन क्यों होता है, तो सबसे पहले वेज फ्लोर की बात जरूर कीजिएगा। ऐसा नहीं कि हवाई राजनीतिक बातें कीजिएगा, टू दी पॉइंट बात करनी है जिसके आधार पर पलायन होता है एक राज्य से दूसरे राज्य में। क्लियर है? तो इसे समझने की आवश्यकता, और जिन राज्यों में फ्लोर वेज अधिक होगा उन्हीं राज्यों में पलायन अधिक होगा। अब मान लीजिए बिहार में इसी वेज लाइन का हम बात करें, फ्लोर वेज की बात कर देंगे, अगर हम 25,000 कर दें, मान लीजिए न्यूनतम मासिक वेतन 25,000 दे रहा है बिहार सरकार, तो क्या आपको नहीं लगता तमिलनाडु के जो उन्नत राज्य का दावा ठोकते हैं उनके मजदूर बिहार में आएंगे? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि उनको अधिक वेतन यहाँ पर मिलने की संभावना है। इसलिए पलायन को रोकने में फ्लोर वेज अधिक कारगर होता है, या पलायन को बढ़ाने में फ्लोर वेज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसलिए इसे समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। उम्मीद करता हूँ इन सारे टॉपिकों से आप क्लियर हो गए होंगे। अगले टॉपिक पर आते हैं। देखिए, शपथ समारोह में भाग लेंगे राष्ट्राध्यक्ष के प्रमुख और उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। द्विपक्षीय वार्ता का मतलब होता है कि भारत XYZ ABCD किसी भी राष्ट्र के साथ प्रॉपर वे से क्या कर रहा है, बात कर रहा है, तो ये द्विपक्षीय व्यापार होगा, द्विपक्षीय समझौता होगा। जबकि बहुपक्षीय हम बात करें, एक मंच के साथ इंडिया अनेक देशों के साथ बात करे, जैसे किसी संगठन की बात होगी उसमें विभिन्न देशों की बात होगी, तो भारत इस तरीके से बात कर सकता है। या एक साथ ही जैसे क्वाड की हम बात कर लें, तो ये बहुपक्षीय संबंध है, बहुपक्षीय वार्ता होती, इसी को संदर्भ को समझने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त आप बात करेंगे, देखिए यहाँ पर जब भी बात हो रही है बहुत से राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया, जिसमें जो हमारे पड़ोसी मुल्क के राष्ट्र प्रमुख है वो भी आएंगे, जिसमें मालदीव, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश आ रही है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री पहली आने वाली पड़ोसी देश होंगी शपथ समारोह में। इसके लिए मैंने कंटेंट आपको EDNA में पहले भी दे रखा है। अब ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की, तो उस वर्ष की अवधारणा कब आई थी इस कॉन्सेप्ट का? 2008 में। हालांकि वर्ष 1947 से ही भारत पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध बनाने की बात करता है, ठीक है ना, बात करता है, पर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पड़ोस नीति है 2008 के अस्तित्व में आई है। भारत अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत सभी पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण, पारस्परिक रूप और लाभप्रद संबंध विकसित करता है। इससे पहले हमारे यहाँ आपको गुटनिरपेक्ष नीति आपको काम करती है। उसके बाद हमारा गुजरात सिद्धांत, वाजपेयी सिद्धांत, इस प्रकार की नीतियां काम कर रही थी। अब भारत एक सक्रिय भागीदार के तौर पर इस पॉलिसी के तहत आता है, अर्थात भारत के साथ जो पड़ोसी मुल्क है उसके साथ वो आप क्या करेगा, सक्रिय भागीदारी रहेगा। इन पड़ोसी देशों के साथ क्या करेगा, परियोजनाओं का क्रियान्वयन करेगा, संलग्न रहेगा। आप ही देखते हैं, इसके लिए क्रेडिट ऑफ लाइन भी देता है, भारत सरकार देती है। तो इसे समझने की आवश्यकता है। पड़ोसी देशों के साथ संलग्नता बढ़ोतरी का, जिसमें परामर्श की बात होगी, गैर पारस्परिकता की बात होगी, ठोस परिणाम पर प्राप्त करने के लिए केंद्रित होता है, अर्थात दोनों देशों के बीच कोई एक बेहतर ठोस परिणाम प्राप्त हो द्विपक्षीय संबंधों में, उसके लिए काम करता है। यह दृष्टिकोण कनेक्टिविटी, आधारभूत संरचना, विकास सहयोग, सुरक्षा और लोगों के बीच बेहतर संपर्क को बढ़ाने के लिए प्राथमिकता देता है। क्या? नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अर्थात पड़ोस नीति। अब इसके लिए ध्यान रखिएगा, इसके लिए दो कॉन्सेप्ट आपको काम करते हैं। जैसे ध्यान रखिएगा, पड़ोस नीति के लिए जो हमारे पड़ोसी मुल्क है ना, जैसे पाकिस्तान की बात करते हैं, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, आपको यहाँ छोटा सा मालदीव होगा, मालदीव, उसके बाद हम चाइना की बात कर ले, अफगानिस्तान की बात कर ले, तो यह पड़ोस नीति जो हमारे हैं दो रूप में आते हैं। जैसे कौन कौन से रूप आएंगे, जिसमें हम बात करें निकटतम पड़ोसी, सबसे भारत के केंद्र बिंदु से कौन कौन निकट है, तो जैसे हम पाकिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान की बात, नेपाल की, भूटान की, बांग्लादेश, म्यांमार, आपको श्रीलंका और मालदीव की बात करते हैं।
अब ध्यान रखिएगा, इसके तहत कुछ चीज़ों को ध्यान में रखने, जैसे इसके तहत हम दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में निकटतम पड़ोसियों की बात करते हैं। भौगोलिक समुद्री सीमा भारत के साथ साझा करते, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका आता है। अब ध्यान रखिएगा, इसी के साथ परस्पर संबंध भारत के प्रभावित होते हैं। जब अगर म्यांमार अगर प्रभावित हो रहा है तो भारत के रिश्ते प्रभावित होंगे, भारत के रिश्ते जब प्रभावित होंगे अन्य राष्ट्रों के साथ भी प्रभावित होंगे, इसलिए सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नीति के तहत काम करती है। अगर हम बात करें इन देशों के साथ हम क्या करते हैं, सभ्यतागत संबंध हमारे हैं। कभी भारत से बांग्लादेश, पाकिस्तान, जो अफगानिस्तान है, हम अखंड भारत की बात करते हैं। म्यांमार भी जब आता है तो हम एक संस्कृति के बने हुए लोग हैं, हमारी सभ्यताएं एक रूप से विकसित हुई है। इसलिए हम इतिहास में, संस्कृति में, लोगों में परस्पर व्यापक संपर्कों को चिन्हित करते हैं। इसलिए पड़ोस नीति यह कहीं अधिक कारगर सिद्ध होती हुई नजर आती है, जहां हम सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे को जुड़ा देखते हैं। तभी तो इंडोनेशिया तक हम बौद्ध धर्मों का प्रचार देखने को मिलता है जब हम दक्षिण पूर्व एशिया की बात करते हैं, उन राष्ट्रों की बात हो रही है। अब आगे हम बात करेंगे इसके अतिरिक्त विस्तारित पड़ोस नीति क्या है, जिसमें हम बात करेंगे। देखिए, जब हम पड़ोसियों से बेहतर आगे निकल जाते हैं, जिसमें हम हिंद महासागर की बात करते हैं, जिसमें हम हिंद महासागर क्षेत्र देख रहे हैं। ये हिंद महासागर क्षेत्र है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर, जहाँ पर हिंद महासागर से सटे हुए देश जो है समुद्री सीमा जो साझा करते हैं, वो विस्तारित पड़ोस नीति में आ जाता है। और वर्तमान में यह महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है भारत का। जब हम हिंद प्रशांत की बात करेंगे, जहाँ पर प्रशांत सागर इधर है, तो जब हिंद प्रशांत की बात करेंगे तो हिंद महासागर में जो विस्तारित पड़ोस नीति भारत की, उसकी अहम भूमिका हो जाती है। जिसमें हम बात करें तो देखिए, हिंद महासागर में जो आपको पश्चिमी तट है, अर्थात अफ्रीका का पूर्वी तट, जिसमें जो हम ईरान की बात करते हैं, आपको ओमान की बात होती है, यमन की बात होती है, सोमालिया, केनिया, तंजानिया, उसके बाद आपको साउथ अफ्रीका, आपको कोमोरोस, आपको मॉरिशस, इस प्रकार से सेल्सियस की बात होती है। जब भी बात होगी तो आपको समझने में आएगा। अफ्रीका, मिडिल ईस्ट जो कंट्री है, जो हिंद महासागर से अपनी भूमि साझा करती है, भारत के विस्तारित पड़ोस नीति के तहत कार्य कर रही है। अगर हम इधर आते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, तो यह सब सारे देश भारत के साथ विस्तारित पड़ोस नीति के साथ कार्य कर रहा है। बेहतर संबंध भारत उसके साथ बात करता है, राजनीतिक संबंध, आर्थिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध, राजनीतिक संबंध को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। यही भारत की पड़ोस नीति है, जो विस्तारित पड़ोस नीति के तौर पर देखने को मिलती है। अब ध्यान रखिएगा, भारत के लिए जो नेबरहुड पॉलिसी है, वो उसके लिए महत्व क्या रखता है। महत्व यह रखता है, क्षेत्रीय अखंडता की बात करता है, सुनिश्चित करने की बहुपक्षीय मंचों का समर्थन करता है, जैसे WHO, UN या अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उस पर भारत की महत्ता करता है, भूमिका को अदा करता है। सॉफ्ट पावर कूटनीति को बल देता है। भारत कोविड जैसी स्थिति में सॉफ्ट पावर तकनीक को अपनाया था, उसमें सपोर्ट करता है। चीनी प्रभाव, जिसमें वन बेल्ट वन जो रोड इनिशिएटिव है ओबोर, उसके तुलना करने के लिए भारत के साथ सभी देश एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। ऊर्जा सुरक्षा की बात होती है, समुद्र में ऊर्जा आवश्यकता की बात होती है, या हिंद महासागर में ऊर्जा। जब हम मिडिल ईस्ट से जब ऊर्जा लेकर आपको पूर्वी चीन या जापान या इस तरह इंडोनेशियाई क्षेत्रों में, दक्षिण पूर्व एशिया में जाता है, तो हिंद महासागर के बिना उसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती है। समुद्री सुरक्षा की हम बात करते हैं तो आपको यह ध्यान रखना, पड़ोस नीति भारत का नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उसी के साथ हम बात करें नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के संबंध में प्रमुख चुनौतियां क्या है, तो द्विपक्षीय संबंधों में चुनौतियां, जैसे भारत के साथ पाकिस्तान के संबंध अपने विस्तार, हाल में मालदीव के साथ विवाद रहे हैं, तो सभी के साथ अगर हम बात करें द्विपक्षीय संबंधों में चुनौतियां हैं, तो इस प्रकार से देखने को मिले। निकटतम बनाम विस्तारित पड़ोस नीति भी कहीं न कहीं एक दूसरे के साथ कंट्राडिक्ट करती है। इस संदर्भ में सभी के अपने अपने राष्ट्रीय हित होते हैं, इसको समझने की आवश्यकता होगी। चीन के ओवर पहल प्रभाव महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। यह कॉन्सेप्ट, जैसे नेपाल, जैसे यह क्या कर रहा है श्रीलंका, अगर हम बात करें श्रीलंका के लिए, बांग्लादेश के लिए, आपको याद है
माला की नीति अपना रहा है चीन, तो इसी ओबोर परियोजना के तहत वो ला रहा है। फिर यहाँ से सी पैक कॉन्सेप्ट वो लाता है जिसमें भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है। तो यह नीति कहीं ना कहीं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, उसके लिए चुनौतियाँ हैं। सुरक्षा संबंधी चिंता हैं, तो जैसे दक्षिणी चीन सागर में चीन अपना कॉन्सेप्ट बढ़ा रहा है, उसी तरह वह दावा करता है कि हम आने वाले समय में सी पैक माध्यम से, ओपेक के माध्यम से इस क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी जो चिंताएँ होंगी उसको कहीं ना कहीं बढ़ा देता है। गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट, जिसमें आपको अवैध अफीम का व्यापार, अवैध धंधे जो होते हैं आपको उसके लिए प्रचलित है। इस पर जबकि मैंने न्यूज एनालिसिस कराया, प्रीवियस वीडियो में जाके देखिएगा, सभी की चर्चा हो चुकी है। गोल्डन ट्रायंगल कौन सा है, गोल्डन क्रिसेंट किसे कहते हैं। अब भारत की ऋण सहायता, अगर हम बात करें कि क्रियान्वयन की चुनौतियाँ, हम जैसे श्रीलंका की बात करें, भूटान की बात करें, नेपाल की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, मालदीव की बात करें, तो ये सब देशों को हम क्या करते हैं, क्रेडिट ऑफ लाइन देते हैं, जिसमें हम ऋण की सहायता उपलब्ध कराते हैं। पर ऋण की वापसी के संबंध में कहीं ना कहीं चिंताएं होती है। इसके लिए समझने का परस्पर संबंध एक दूसरे के साथ प्रभावित होते हैं। इन सारे मुद्दों को आपको समझने की आवश्यकता होगी भारत के विस्तारित नीति में। मैं उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा कि क्या आपको इसमें कोई समस्या होगी। अगर कोई समस्या होगी कमेंट सेक्शन में मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीटी फैक्ट है, इसे जरूर आप लोग कवर कर लीजिएगा कि पहली महिला कौन बनी, अनामिका। तो अनामिका बी, सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव जो है वो नौसेना की पहली महिला पायलट बनकर इतिहास रच दिया। वो गोल्डन विंग्स को प्राप्त किए उनके द्वारा। तो ये आपको पीटी फैक्ट याद रखना है। अब इसे पीटी फैक्ट के तरीके से आप लोग इसे देख लीजिएगा, इसमें अधिक आवश्यकता नहीं है डिस्कशन करने का। अब आगे हम बात करेंगे हरियाणा में बनेंगे 400 जलवायु स्मार्ट गाँव। नहीं जलेगी पराली, पराली जलाना आप लोगों को जब फरवरी के माह में जब न्यूज एनालिसिस करवा रहा था फरवरी के माह में, तो आप लोग को पराली के संदर्भ में बहुत चर्चा हुई थी। जलवायु परिवर्तन, या हम दिल्ली में हम कोहरा की बात करें तो दिल्ली में प्रदूषण के लिए, वायु प्रदूषण के लिए यह बहुत जिम्मेदार मानी जाती, उत्तरदायी मानी जाती। इसके लिए हरियाणा सरकार एक स्मार्ट कॉन्सेप्ट लेकर आ रही है। वो क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे। इस नीति के तहत हरियाणा क्या करना चाहती है इसे समझने की आवश्यकता होगी। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जो पिछले कुछ वर्षों में मौसम में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिला है। लगातार लू और भीषण गर्मी से सामना कर रहे हैं लोग। 28 मई की अगर तापमान हम बात करें तो 50 डिग्री आपको पहुंच गया है। कहीं ना कहीं ये रिकॉर्ड तौर जलवायु परिवर्तन का ही मार है, जहाँ पर हम रिकॉर्ड क्या कर रहे हैं, तापमान में वृद्धि देख रहे हैं। जलवायु परिवर्तन एक गंभीर समस्या है। वैश्विक तौर पर हम बात करते हैं, राज्य के स्तर पर बात करते हैं, केंद्र सरकार इसके लिए मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा। योजना के अनुसार 2030 तक 400 जलवायु स्मार्ट। तो आपसे पीटी फैक्ट प्रश्न पूछ सकता है, किस वर्ष तक यह लागू करने का प्रयास रहेगा हरियाणा सरकार की। तो भारत का नीति 2030 चल रहा है। मैंने आप लोगों को पंचामृत योजना बताया, पंचामृत योजना जो COP26 में भारत सरकार के द्वारा लागू किया, जहां 2047 तक अपने लक्ष्य निर्धारित कर रखा है विभिन्न स्तर पर। तो उसी के संदर्भ में ध्यान रखें, वर्ष 2030 तक हरियाणा सरकार क्या करेगी, 400 जलवायु स्मार्ट गांव स्थापित करे, जहां पर पराली, धान के फसल अवशेष, जिसमें मीथेन सबसे ज़्यादा उत्सर्जन होता है, ध्यान रखिएगा, मामूली मामलों को समाप्त करने का लक्ष्य रहेगा। इस दौरान वृक्ष लगाया जाएगा। इस तरीके से प्रयास किए जाएंगे। जलवायु परिवर्तन को लेकर सतत जीवन शैली, स्वच्छ आर्थिक विकास, घरेलू उत्पादन नीति को अपनाया जाएगा। गैर जीवाश्म ईंधन को आधारित बिजली हिस्सेदारी को बढ़ाया जाएगा। कार्बन सिंक को बढ़ाया जाएगा। अनुकूल को बढ़ाने का बात की जाएगी। कार्बन सिंक उसे कहते हैं जहां वनों का विस्तार किया जाता है। हम अगर 1 टन अगर उत्सर्जन कर रहे हैं CO2 का, तो उसको सिंक करने के लिए जंगल हमारे पास कितने हैं या पेड़ पौधे कितने, इसकी आवश्यकता की बात होती है। इसके संदर्भ में बात होगी, परंपरागत पेट्रोल डीजल की बात होगी, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बात होगी। हम क्या करेंगे, बढ़ावा दिया जाएगा। कुल मिलाकर बात यही होगी कि हम आने वाले समय में इस स्मार्ट जलवायु जो गांव होगा वहां पर इन सब सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे, जिससे जलवायु परिवर्तन के मार को कम किया जा सके। अगर हम बात करें जलवायु परिवर्तन के राज्य स्तरीय जो स्टीयरिंग कमेटी होती है, जो जलवायु परिवर्तन पर संशोधित राज्य कार्य योजना को प्रस्तुत करती है, 10 वर्षों में विभिन्न गतिविधियों पर 29,372 करोड़ रुपये बजट का तैयार किए। ये सब क्या करेगी, भारत के लक्ष्य को जैसे हरियाणा लागू करेगा वैसे अन्य राज्य भी लागू करेंगे। तो भारत 2030 तक जो लक्ष्य उत्सर्जित किए, लक्ष्य जो प्राप्त करने का प्रयास कर रहा, वो सराहनीय होगा जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए। अब स्तर ऐसा आ गया है कि बिना कार्य किए हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, जलवायु परिवर्तन के मार को कम नहीं कर सकते। अब ध्यान रखिएगा, जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो जलवायु
परिवर्तन के लिए जो महत्वपूर्ण गैस होती है सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिए CO2 याद रखिएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो जीवाश्म ईंधनों के जलने से प्राप्त होता है। 30% की बढ़ोतरी देखने को मिली है इसमें, इसे याद रखिएगा। फिर उसके बाद मीथेन की हम बात करें, मीथेन में हम अपघटन मिश्रण एक बहुत बड़ा स्रोत होता है जिसमें हम मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक प्रभावशाली ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है, ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है। इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। इसकी मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड अपेक्षा की वातावरण इसकी मात्रा कम है CO2 से, पर यह बहुत घातक होती है जिसके कारण आप मीथेन की बात होता है। फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात होता है। इससे कितनी बार प्रश्न पूछा है, मुख्यतः रेफ्रिजरेटर आप यूज़ करते हैं, एयर कंडीशनर यूज़ करते हैं, वहाँ से यह गैस निकलता है। ओजोन परत को यह काफ़ी प्रभावित करता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इस प्रकार से आपको जलवायु परिवर्तन के 3 महत्वपूर्ण गैसों की आपको याद जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे इसके अतिरिक्त अगर कुछ और भी बातें करनी है तो जिसमें आप याद रखिएगा जो जलवायु परिवर्तन जो आपको बनाया गया, जिसमें हम जलवायु परिवर्तन IPCC की बात करते हैं। IPCC अर्थात जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल जो है वो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का अदा करता है। यह संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है, अर्थात हम UN के एक निकाय के तौर पर मानते हैं और इसमें वर्तमान में 195 देश सदस्य हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी, ध्यान रखिएगा। यह स्थापित किया था UNEP के, और 2 संस्था का नाम रखिएगा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो UNEP है, और WMO जिसे हम बोलते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसके द्वारा 1988 में इसकी गठन किया गया था, जिसके बाद इसकी IPCC लगातार कार्य कर रही है जलवायु परिवर्तन के संबंधी कार्य को करने के लिए, निपटने के लिए काम कर रही है, अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। उसके अतिरिक्त बात करें उसके पहले आपको यह भी याद रखना, UNFCCC की चर्चा आपको हमेशा याद रखनी है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस को कम करने संबंधी, यह नियंत्रण उत्सर्जन को नियंत्रित करने के संबंधी कार्य करता है। ग्रीन हाउस उत्सर्जन याद रखिए, ग्रीन हाउस उत्सर्जन जिसमें मैंने बात किया उत्सर्जन की, उसको नियंत्रित करने का काम करता है। यह जून एक समझौता हुआ था, जून 1992 पृथ्वी सम्मेलन जिसका नाम दिया गया था पृथ्वी सम्मेलन। उसके बाद यह संगठन आता है और इस समझौते पर हस्ताक्षर कर इसे विभिन्न देशों के द्वारा 21 मार्च याद रखिएगा 1994 से यह लागू हो जाता है, जो इसके समझौता हस्ताक्षर करता देश है। अब यह 1995 से लगातार क्या कर रहा है, काम कर रहा है, वार्षिक बैठकें आयोजित करता है। क्योटो प्रोटोकॉल याद रखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल इसी संगठन के द्वारा स्थापित किया गया था। प्रोटोकॉल या हम प्रोटोकॉल जिसे हम क्योटो समझौता कहते हैं। अब 1997 में यह आया था, 1997 में इसी के आने के बाद इसे स्थापित किया गया। विकसित देशों में Annex 1 शामिल देश इसे ग्रीन हाउस गैसों के निस्सर्जन की बात करता है। 40 क्योटो प्रोटोकॉल क्या करता है, 40 औद्योगिक देशों के अलग Annex 1 देश संबोधित करता है जिसके तहत उसे काम करना। Annex याद रखिएगा, Annex 1 देश जिसमें औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण जो 40 देश है उनकी यहाँ पर संगठन करता है, उसको संतुलित करता है, उसके ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन को कम करने के लिए। यह इसकी बैठक सबसे इम्पॉर्टेंट बैठक है। COP जो बैठक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की जो बैठक होती है वो महत्वपूर्ण होती है, या वार्षिक बैठक होती है। यह सब चर्चा आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। पेरिस समझौता याद रखना है। इसके अतिरिक्त क्या है, पेरिस समझौता क्या है, पेरिस समझौता आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त जो 2015 में आपको 2015 में 195 देशों के द्वारा इसे क्या रेक्टिफाई किया गया और उसे वैश्विक समझौते निपटान के तौर पर इसे देखा जाता है। इसे याद रखिएगा, यह अभी ध्यान रखिएगा। इसके तहत जब बात करते हैं तो 8 मिशन आपको जलवायु परिवर्तन, भारत के प्रयास की हम बात करें, भारत ने क्या किया है जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, तो इसने क्या किया है 2008 में, ध्यान रखिएगा 2008 में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना बनाया। क्या किया है, राष्ट्रीय कार्य योजना बनाया। अरे ये सब चीज़ चर्चा मैंने पहले भी वीडियो एनालिसिस में कर रखा, आप लोग जाके पहले की वीडियो देखिएगा, वहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ऐसा नहीं कि ये पहली बार मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, और विस्तारित तरीके से अच्छे से ग्राफ बनाकर आप लोग को बताएगा। इसके तहत ये क्या करता है, 8 योजनाओं को शामिल करता है जिसमें हम जलवायु परिवर्तन, भारत में जलवायु परिवर्तन को कम कर सकते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय सौर मिशन की बात होगी। हम राष्ट्रीय सौर मिशन
कर रहे हैं। राष्ट्रीय सौर मिशन का नाम सुने होंगे। विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन हम स्थापित किए हैं। निवास के लिए राष्ट्रीय मिशन स्थापित किए, राष्ट्रीय जल मिशन को स्थापित किए हैं। हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए हम क्या नीति अपनाए, उसके बाद हरित भारत का कॉन्सेप्ट लेकर आए, सुस्थिर कृषि की बात करते हैं और जलवायु परिवर्तन, राष्ट्रीय ज्ञान, रणनीतिक ज्ञान की राष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं। कुल मिलाकर बात करते हैं 8 नीति को तय किए जिसके आधार पर जलवायु परिवर्तन की मार को भारत कम कर सके अपने स्तर पर। इसके लिए भारत सरकार अपने अपने स्तर पर, ध्यान रखिएगा, अपने अपने स्तर पर राज्यों के राष्ट्रीय समिति बनाती है, जिसके हम जिला स्तर पर भी इसका कार्य योजना देखते हैं और कार्य करता है। तो इस तरीके से एक काम करती है। इसके अतिरिक्त एक याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, यह भारत के द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जहां पर बात करता है सौर गठबंधन की बात होती है। सौर गठबंधन इसकी स्थापना याद रखिएगा पेरिस समझौता 2015 के बाद जो कॉप सम्मेलन हुआ था उसके बाद इसकी की गई। भारत और फ्रांस ने इसमें समर्थन किया। भारत और फ्रांस के सहयोग से यह स्थापित किया गया था और यह कब करता है, जो 2015 पेरिस सम्मेलन हुआ था उसके बाद यह किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है, गुड़गांव में, याद रखिए गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। अब इसके अतिरिक्त यह क्या करता है, 1000 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता की बात करता है 2030 तक क्या करेगा, 1000 बिलियन आपको राशि जुटाने की बात करता है और उन्नत प्रौद्योगिकी की बात करता है। आप ध्यान रखिएगा, इसके तहत आगे भी हम चर्चा करें, इससे रिलेटेड एक न्यूज़ है। इतना काम किया। अगर इसके अतिरिक्त आपको कुछ काम करना, देखिए यूट्यूब पर इसका वीडियो बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए 1 रुपया पेड नहीं करना। पर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू ओरिएंट की नोट्स प्राप्त करने के लिए और वीकली टेस्ट में भाग लेने के लिए आपको 599 प्लस टैक्स, जिसमें 612 रुपया आपको टोटल पे करना होता है। 1 ईयर वैलिडिटी के साथ इसे प्राप्त कर सकते हैं। लगातार हमारे मेंटरशिप में आप चीज़ें करेंट को लेकर कोई चिंता नहीं करने की आवश्यकता होगी, उसके कोर पॉइंट से रिलेटेड कोई चिंता नहीं करनी होगी, इसको आपको काम करने की आवश्यकता होगी। चलिए आगे हम बात करें। बाइडन ने क्या कहा, फ्रांस को पहला मित्र और अस्थायी सहयोग बताया है। देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा है कि जो बाइडन फ्रांस के अमेरिका का पहला मित्र, उसके संबंध सबसे करीबी सहयोगियों में से एक है। फ्रांस की राजनीतिक यात्रा पेरिस पहुंचे बाइडन के द्वारा ये बातें की। एमुअल मैक्रोन शामिल हुए इन सम्मेलन में और जो यह उद्देश्य है वैश्विक सुरक्षा मुद्दों पर साझेदार मजबूत बनाना। इसके लिए ध्यान रखिए, ये इसके द्वारा बातें की जाती है। इटली में G7 सम्मेलन के दौरान यूक्रेन ने 50 अरब अमेरिकी डॉलर एकजुटता कोष की सहमति की। देखिए इसके परिप्रेक्ष्य बहुत व्यापक होंगे। इसके 2 परिप्रेक्ष्य देखिएगा, एक वैश्विक नज़रिए से और एक भारत के नज़रिए से देखने की आवश्यकता। जब हम वैश्विक नज़रिए से देखते हैं तो फ्रांस आपको कहाँ है सम्मेलन, आपको G7 UN सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य है सिक्योरिटी काउंसिल का। वहाँ पे इसकी महत्वपूर्ण भूमिका दोनों के साथ होती है। जहाँ अमेरिका जाएगा फ्रांस भी उसी संदर्भ में देखने को मिलता है। फ्रांस की जिस नीति पर बेहतर निर्णय होगा उसी तरीके से ब्रिटेन भी देखने को पाए। इसके बाद आपको G20 की बात करते हैं, G7 की बात करते हैं, सभी जगह इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। भारत भी इनके नज़रिए से, अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की अस्थायी सदस्यता की बात होती है तो अमेरिका जैसे बात करता है, फ्रांस भी उसी संदर्भ में बात करता है, या फ्रांस जिस संदर्भ में बात करेगा अमेरिका भी उसी संदर्भ में बात करेगा। क्योंकि फ्रांस और अमेरिका के रिश्ते प्रथम विश्व युद्ध से ही या उससे पहले भी एकजुटता के संदर्भ में देखने को मिले हैं। ध्यान रखिएगा, अगर हम इसके अतिरिक्त बात करें कि वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है, तो जब हम G20, G7 जैसे संगठनों की बात करते हैं वहाँ भारत की अस्थायी भूमिका की बात होती है, जिसमें फ्रांस के साथ भारत के रिश्ते बेहतर हैं और अमेरिका, दोनों देशों के साथ, अगर हम फ्रांस की बात करें, अमेरिका की बात करें, भारत के रिश्ते लगातार विगत वर्ष दशकों में प्रभावित हुए हैं। हम रक्षा समझौते की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय मंचों में बात करें, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बात करें या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के संदर्भ में लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने की बात करें, तो सभी जगह भारत के साथ वो दोनों देश साथ दिखता है। इसलिए परिप्रेक्ष्य बहुत व्यापक होगा अगर इस प्रकार से चीज़ें होती है। और ऐसे अमेरिका भी भारत को हिंद महासागर में एक महत्वपूर्ण भूमिका के तौर पर, अगर हम बात करें क्वाड के संदर्भ में, हिंद और प्रशांत की बात की जाती है ना,
हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की, तो अमेरिका बोलता है कि भारत इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, भारत इन क्षेत्रों में। तो इसके लिए ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, हर परिप्रेक्ष्य में हर मंचों पर सभी का सहयोग जरूर बन जाता है। चलिए आगे हम बात करेंगे, इसके अतिरिक्त बात करेंगे नेपाली संसद के द्वारा सौर गठबंधन संबंधित मंजूरी दी गई, अर्थात नेपाल भी अब सदस्यता ग्रहण करेगा, सौर गठबंधन का संबंधित रूपरेखा अपने प्रस्तुत कर दी है। और 2015 की घोषणा व पेरिस समझौते के बाद संयुक्त राष्ट्र मसौदा प्रस्ताव 21वें सम्मेलन में COP21 के मौके पर नेपाल या इसका गठन किया गया था, जिसे हम लोग ISA कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कहते हैं, इंटरनेशनल सौर अलायंस जिसे कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके तहत 119 देश मसौदा समझौते पर कर चुका, 98 देश इसके IS के पूर्ण सदस्य है। अगर इसके अतिरिक्त हम कुछ बातें करें तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की बात करें तो यह क्या करता है, ऊर्जा प्रौद्योगिकी, सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी की बात करता है, जो वृद्धि करने के लिए सक्रिय भूमिका, स्वदेश संचालित सहयोगी मंच को प्रस्तुत करता है। उसके मूल उद्देश्य क्या है, ऊर्जा तक पहुंच स्थापित करना, सुविधाजनक बनाना और जीवाश्म ईंधनों को कम करना, सौर ऊर्जा विकल्पों को बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त बात करें, शुरुआत में फ्रांस और भारत के सहयोग से यह ISA का गठन किया गया। 2015 में 21वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी अर्थात COP21 2015 पेरिस सम्मेलन हुआ था, उसके दौरान की गई। अब ध्यान रखिएगा 2020 में इसके फ्रेमवर्क समझौते पर संशोधन किया गया। और एक देखिएगा प्रश्न आपको यहाँ से पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश के सभी सदस्य देश ISA में शामिल होने के लिए पात्र है। पहले नहीं हुआ था, 15 में जब गठन किया गया था उस समय ऐसी शर्त नहीं रखी गई थी, पर 2020 के बाद यह खुला ओपन कर दिया गया, संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य हैं वो इसके भी सदस्य हो सकते हैं। अब इसके लिए ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। अब इसके अतिरिक्त बातें क्या करनी है आप लोगों को, वर्तमान में इसमें कौन कौन से सदस्य हैं, तो वर्तमान में 119 सदस्य हैं जो हस्ताक्षर करता है, अर्थात हस्ताक्षर किए हुए, पर रेक्टिफाई पूर्ण सदस्य जो ग्रहण किए 98 है। अगर हम बात करें हस्ताक्षरकर्ता देशों में तो 119वां देश माल्टा बना है, रोमानिया 118 और रोमानिया जो गणराज्य 117 है। अगर हम पूर्ण सदस्य की बात करें, पनामा 98 देश है, यमन गणराज्य 97 है और चिली गणराज्य 96 आपको देश है जो अनुसमर्थन कर दिया है पूर्ण सदस्यता के तौर पर। ऐसे ही नेपाल भी सदस्यता के लिए सहमति व्यक्त किया। कितना जल्द यह सदस्य बनता है इसे देखने की आवश्यकता है। अगर हम इसके अतिरिक्त बात करें, ISA अपनी जो टूवर्ड्स 1000 रणनीति द्वारा निर्देशित करता है, जिसका लक्ष्य 2030 तक सौर ऊर्जा संसाधनों में 1000 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश जुटाना है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा अर्थात सौर ऊर्जा संसाधनों में हम विकल्प को बेहतर कर सके, 1000 मिलियन लोगों तक ऊर्जा पहुंच स्थापित कर सके, परिणामस्वरूप 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को स्थापना कर सके। तो आपको यह कॉन्सेप्ट पूछ सकता है ISA का टूवर्ड्स 1000 क्या है, तो 1000 तीनों रूप में आपको बताना होगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष 1000 मिलियन टन CO2 वैश्विक सौर ऊर्जा कम करने में सहायता मिलती है, इसके लिए कार्य करना है। इसके लिए फिर असेंबली ISA का जो असेंबली है, सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है ISA का अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस का। अब ध्यान रखिएगा प्रत्येक सदस्य इसके प्रतिनिधि होते हैं, अर्थात असेंबली जो होता है, जैसे UN के सभी सदस्य जनरल असेंबली के मेंबर माने जाते हैं, वैसे इसकी भी बात कर लीजिए, समझने की प्रयास कीजिएगा आप लोग। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, निकाय ISA फ्रेमवर्क समझौते के तहत अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। नोट याद रखना है, नोट में क्या, भारत सौर ऊर्जा प्राथमिक ऊर्जा स्रोत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। 2030 तक भारत विद्युत जो विश्व की कुल विद्युत का 65% आपूर्ति करने की बात करता है। वर्ष 1950 तक विद्युत क्षेत्र में 90% डीकार्बनाइज्ड करने की बात करता है। क्षमता निर्माण अर्थात सौर अलायंस की बात करें, रूफ टॉप होता है उसकी बात करता है। इसी तरीके से आप लोग को याद रखना। और नवंबर 2023 में आपको याद रखना है, इसी संगठन का जो आपको यह है ना सर्वोच्च निकाय वाली जो असेंबली, उसकी 6ठी असेंबली आयोजित की गई थी नवंबर 2023 में। कहाँ पर, नई दिल्ली के भारत मंडप में, जहाँ G20 शिखर सम्मेलन भी आयोजित हुआ था। इसे ध्यान रखना है न्यू करंट अपडेट के साथ। अब इससे संबंधित देखिए प्रश्न आया हुआ, कब आया प्रश्न, 2016 UPSC में। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि PYQ आप लोग जरूर बनाइए। आपको पता होगा कि प्रश्न की उपयोगिता क्या है, क्यों वो प्रश्न पढ़ना चाहिए, क्यों वो टॉपिक देखना चाहिए आप लोगों को लगता है। देखिए प्रश्न क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2015 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। तो ये कथन सही है, बिल्कुल सही है। गठबंधन में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश शामिल हैं। क्या यह सभी सदस्य देश शामिल हैं, तो बिल्कुल नहीं, ये सदस्य
शामिल हो सकते हैं, ऐसी बात की गई है, हो सकते हैं, ओपन किया गया सभी लोगों के लिए। तो यह कब किया गया? 2020 में किया गया। तो यह कथन बिल्कुल गलत है। तो इसका कौन सा कथन सही होगा? केवल ए सही होगा। तो इस प्रकार से जब आप क्लियर होते हैं किसी टॉपिक में तो आपके प्रश्न आपको वहाँ से टैली होते हैं और कॉन्फिडेंट के साथ उत्तर दे पाते हैं। तो इसे ध्यान में रखनी है आप लोगों को, सारी चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। इसके लिए पीटी फैक्ट याद रखना है इनका। पीटी फैक्ट पीटी फैक्ट क्या है कि जो लाल बजरी पर मलिका बनी है, स्विआतेक लगातार बनी। विश्व की नंबर 1 ईगा स्विआतेक लाल बजरी पर लगातार तीसरे वर्ष अपनी श्रेष्ठता दर्ज की है। यह 12वीं वरीयता प्राप्त जो जैस्रीन पोलोमी है, सीधे सेटों में इनको हराया गया, 6-2, 6-1 की जीत दर्ज की। और इनके लिए ध्यान रखिएगा, इनको कौन कौन सा, और फ्रेंच ओपन की बात करें तो फ्रेंच ओपन कब कब जीत चुकी है? तो इनके द्वारा 2020 में, 22 में, 23 में, 24 में, तो लगातार 3 बार जीती। उससे पहले 20 में जीती। यूएस ओपन 2022 में इनके द्वारा जीत दर्ज की गई है। तो यह फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन मलिका है, इनका नाम याद रखना है, जो इसे समझने की आवश्यकता होगी पीटी फैक्ट के तौर पर। चलिए अब मुझे आप लोग बताइएगा, फ्रेंच ओपन लाल बजरी पर खेला जाता है, यूएस ओपन कौन बजरी पर खेला जाता है, किस प्लेटफॉर्म पर खेला जाता है, विंबलडन जो है वो किस पर खेला जाता है, तो आप मुझे बताइएगा। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करेंगे। ब्रिटेन, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली निवेश में सबसे ज़्यादा आया है। तो मैंने 3 जून को आप लोगों को जो न्यूज एनालिसिस किया था वहाँ पर राष्ट्र की बात की थी, एफडीआई निवेश। इसके सारे एफडीआई क्या होता है, एफडीआई निवेश क्या होता है, एफडीआई आने के बाद क्या उपलब्धि हासिल होती है, वो 3 जून के न्यूज़ से आप कवर कर लीजिएगा। बाकी यहाँ देखिएगा, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने में ब्रिटेन में हम बात करें करने के वाले भारत शीर्ष 3 राष्ट्र, जैसे महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, दिल्ली है। ध्यान रखिएगा, भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग द्वारा तैयार की गई एक संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर यह की है। महाराष्ट्र मुख्यालय जो वाली कंपनियां हैं 2023 में ब्रिटेन में सबसे अधिक 20% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, कर्नाटक, दिल्ली का स्थान। उसके बाद 10 राज्यों में गुजरात है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पश्चिम बंगाल, केरल शामिल है। अब ध्यान रखिएगा, इस तरीके एफडीआई की बात हो रही है तो सभी चीज़ें बात होंगी। तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, सर्वोच्च एफडीआई में 5 शीर्ष देशों का नाम आप बताइएगा जो भारत को प्राप्त होते हैं, जिन देशों से। ये नए डाटा के साथ बताइएगा आप लोग। चलिए आगे हम बात करेंगे। अगर इसी तरीके 2023 और 24 की बात करें, डाटा में सर्वाधिक एफडीआई कहाँ से स्वीकृति प्राप्त हुई है? सिंगापुर, मॉरिशस, अमेरिका, नीदरलैंड, जापान, यूएई, ब्रिटेन, साइप्रस, जर्मनी आदि देश है जहाँ से हमें एफडीआई निवेश अधिक प्राप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ इन सब सारे फैक्ट को आप लोग देखे होंगे, समझे होंगे। यह जलवायु परिवर्तन संबंधी एक मुद्दा है जिसे देखिएगा। इससे क्या होता है, जलवायु परिवर्तन किसी से छिपा हुआ नहीं। क्या मामला? जलवायु परिवर्तन हमारे रहन सहन, हमारे संस्कृति, हमारे प्राकृतिक आवास, पर्यावरणीय व्यवस्था, प्राकृतिक आवास, पारिस्थितिकी तंत्र सभी को प्रभावित कर रहा है। उसी में एक प्रभाव ये भी देखने को मिलता है, जो हिमालयन जो जड़ी बूटियाँ हैं वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो रही। हिमालयन क्षेत्र में यह जड़ी बूटी यारसा गुम्बू, जिसे कीड़ा जड़ी बूटी भी कहते हैं, देखते इस प्रकार की जड़ी बूटी यह पाया जाता है, जिसे हिमालय में इसे वरदान तौर पर जाना जाता है। वार्षिक विकास क्रम में यह पनप कर आकार लेना हिमपात पर निर्भर करता है। हिमपात जैसा होगा उसी के आकार पर यह जन्म लेता है और उसकी कला। अब ध्यान रखिएगा, जहाँ 40 क्विंटल वार्षिक दोहन होता था वहाँ पर सिर्फ 2 क्विंटल आता है। तो जैसे उत्तराखंड का पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली 3 जैसे ज़िले जहाँ 10 से 4,500 फीट तक की ऊंचाई पर यह पाया जाता है। यह क्या करता है, यह जलवायु परिवर्तन से प्रभावित है। यह महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है जिसमें आपको एंटीऑक्सीडेंट यह सब काम करता है। यह शारीरिक क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब ये सब जो जड़ी बूटियाँ हैं कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से। अगर केस स्टडी में आप लोग कहीं पे एग्जाम्पल लिखना हो जलवायु परिवर्तन पर भारत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो यारसा गम्बू जड़ी बूटी का नाम ले सकते हैं आप लोग, कंटेंट डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग को आवश्यकता होगी सारी चीज़ों को समझने की। आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका उत्तर देने की आवश्यकता है। क्लास जिस दिन नहीं होता है पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। क्लास जिस दिन भी नहीं होता पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जो पहले के वीडियो है उसको आप एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। वो वीडियो कहीं ना कहीं आपको फिर से रिपीट होगा उसके टॉपिक जो कोर टॉपिक है। इससे उम्मीद करता हूँ आप बनाए रखिएगा। कोई भी क्वेरी रहेगा इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। चलिए धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं, तब तक